हजारों बच्चों के भविष्य से जुड़े नीट एग्जाम पे आज सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई चल रही है। एग्जाम कराने वाली संस्था एनटीए ने इस मामले में अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं सीधा गुंजन के पास। बताइए गुंजन। बिल्कुल, अगर देखें तो लगातार जो नाराजगी थी वो सामने आ रही थी छात्रों की, लेकिन अब इसका एक बीच का रास्ता निकाल लिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना ज्यादा छात्र इससे खुश हैं, क्योंकि हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तो आपको बता दूं, मैं नीट परीक्षा और इसको लेकर जो नाराजगी थी और उसके परिणाम को लेकर जारी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस मामले को लेकर एनटीए ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए ने कहा कि 1563 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स देने का एनटीए का फैसला वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि काउंसलिंग होती रहेगी और हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। कोर्ट में अब तक क्या हुआ वो आप देखिए। 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए गए। अब 1563 छात्रों को दोबारा से परीक्षा देनी होगी। 23 जून को दोबारा से ये परीक्षा होगी, ये माना जा रहा है, और दोबारा परीक्षा का रिजल्ट 30 जून तक आ सकता है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम ग्रेस मार्क्स हटा रहे हैं, हालांकि नीट काउंसलिंग पर रोक नहीं होगी। अब सवाल इसको लेकर ये है कि क्या छात्र इस फैसले से खुश हैं, क्योंकि ग्रेस मार्क्स को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। करीब 67 ऐसे छात्र हैं जिनको पूरे में से पूरे नंबर मिल चुके हैं और साथ ही साथ रैंक में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। अब इस पर छात्र क्या कहते हैं वो जानना जरूरी है। इस साल नीट के नतीजे आने के बाद से ही ये परीक्षा सवालों के घेरे में है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। देखिए, इस मामले को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। इस साल नीट के नतीजे आने के बाद ये परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया। इस बार नीट की परीक्षा में कई तरह के सवाल उठे। आज कोर्ट में ग्रेस मार्क्स के सवाल पर भी सुनवाई हुई है। देखिए जरा। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है। उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। तो देखिए, ग्रेस मार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट का यू टर्न हमें देखने को मिल रहा है। बच्चे इस फैसले से खुश हैं या नहीं, ये जानने और समझने के लिए चलते हैं सीधा। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है और ये कहा है कि ग्रेस मार्क्स जिन बच्चों के दिए गए हैं उनका री एग्जामिनेशन होगा 23 जून को। क्या कुछ अपडेट्स है इस मामले से जुड़ा हुआ, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, बिल्कुल बड़ी बात थी आज ग्रेस मार्क्स को लेकर ये याचिका थी और कहीं ना कहीं एनटीए ने ये तो माना है कि ग्रेस मार्क्स में कुछ न कुछ गड़बड़ी थी, तभी उन्होंने उस जजमेंट को वापस लेने की बात कही है। लेकिन क्या इससे उन बच्चों को फायदा होगा जो आज सड़क पर घूम रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, परेशान हैं? हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर, चैतन्य। ये जो डिसीजन आया है कि 1563 बच्चों के जो ग्रेस मार्क्स है वो वापस ले लिए जाएंगे, इससे आपकी रैंकिंग पर, आपकी पोजीशन पर या फिर ओवरऑल जो कट ऑफ जो बहुत हाई गई थी उस पर कोई फर्क पड़ेगा? सर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर। 1563 24 लाख बच्चे बैठते हैं सर नीट में, तो सर उसमें 1563 से बच्चों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हर साल बच्चे बढ़ते हैं। एनटीए का कहना है कि इस साल बच्चे बढ़े हैं इसलिए इतनी कट ऑफ बढ़ी है, लेकिन सर हर साल बच्चे बढ़ते
बढ़ते हैं, लेकिन कट ऑफ मैक्सिमम 5 या 6 नंबर से बढ़ती है। लेकिन सर इस बार पूरी 50 नंबर से कट ऑफ बढ़ी है, तो इसका मतलब सिर्फ मास पेपर लीक ही है। ये जो ग्रेस मार्किंग का बता रहे हैं एनटीए, ये सिर्फ उस मास पेपर लीक को छुपाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हो, क्या सोल्यूशन चाहिए आपको? सर हम यही डिमांड कर रहे हैं कि सर रीनीट हो, ताकि क्योंकि सर आजकल ऑनलाइन का जमाना है। अगर एक बच्चे के पास पेपर आ जाए तो सर वो कितने बच्चों को फैला सकता है। सर 2015 में पेपर लीक हुआ था, पर तब इतना इंटरनेट का जमाना नहीं था। लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में सर मास पेपर लीक बहुत आसानी से हो सकता है। सर ये वो बच्चे हैं जिनको आप सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं कि री एग्जाम के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ वही एक तरीका है जिसमें हम मान सकते हैं कि फेयर तरीके से हमने एग्जाम दिया है, फेयर तरीके से वैल्यूएशन हुआ है और फेयर तरीके से हमने स्कोर मिले हैं। बड़ी बात यह है कि अब कहीं ना कहीं एक बात तो ये जाहिर हो रही है कि एनटीए अपने अब कई स्टेप्स पर पीछे हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले वो लगातार, कल भी उन्होंने एक रिलीज जारी करी जो कि 9 पेज की थी, उसमें 37 से ज्यादा पॉइंट्स थे। उन्होंने उसमें भी कहीं ये नहीं माना कि हमने जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन आज कोर्ट में आते ही उन्होंने खुद ही ऑफर रख दिया कि ठीक है, हम ग्रेस मार्क्स को लेकर हम पीछे हटते हैं और भी एग्जाम करवा देंगे। लेकिन अब जब एनटीए पीछे हटा है तो ये सवाल और बड़ा होता है कि क्या बाकी चीजों में भी खामियां हैं? क्या खामियां इस बात में भी है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ था, एक ही सेंटर से 6-6, 7-7 बच्चों का एक साथ एक जैसे नंबर लेकर आना, वो भी टॉप के, ये सारी चीजें सवाल खड़े करती हैं। तो कुल मिलाकर आज जो जजमेंट आया उससे कम से कम जो बच्चे हैं वो खुश नहीं दिखा पा रहे। और जिसके पिटिशनर थे अलग पांडे, जो कि फिजिक्स वाला के सीईओ है, वो भी ये कह रहे हैं कि 1563 नंबर तो बहुत छोटा है। ये वो बच्चे हैं या फिर ये वो बच्चे हैं जो कि कोर्ट पहुंचे थे, जिन्होंने कहा था कि उन्हें टाइम कम दिया गया है। लेकिन असल में गांव में, देहात में और कई छोटे छोटे शहरों में कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके सेंटर्स पर उन्हें कम समय मिला होगा, लेकिन वो कोर्ट तक नहीं पहुंचे। एक तो उनकी उम्र बहुत कम है और उनमें इतनी समझ है नहीं कि जो है कोर्ट जाने के बाद उन्हें दोबारा से एग्जाम देने का मौका मिलेगा, क्योंकि आज तक इससे पहले कभी हुआ नहीं था। तो ना तो पिटिशनर्स इसके जो थे वो खुश हैं और ना ही बच्चे किसी भी एंगल से आज संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए मनीष, यहाँ पर ये जिम्मेदारी लेना भी बहुत जरूरी है एनटीए की तरफ से कि ये पेपर लीक हुआ तो किस वजह से हुआ, क्यों हुआ। देखिए भुगतान तो बच्चों को करना पड़ा है। जिन बच्चों ने पढ़ाई की, जमकर मेहनत की, पूरा वक्त लगाया तैयारी करने में, उनको अब दोबारा एग्जाम देने हैं। जिनके ग्रेस मार्क्स आए उनकी गलती नहीं है, मगर ग्रेस मार्क्स उनको मिल गए, कईयों को मिले, कईयों ने पेपर लीक अगर हुआ है तो वहां से तैयारी की है, उस वजह से मिले हैं। इसकी जिम्मेदारी एनटीए ले रहा है क्लियरली कि नहीं? नहीं, अभी तक एनटीए जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और ये बच्चे और पिटिशनर भी यही आरोप लगा रहे हैं कि जो मेन मुद्दा है वो पेपर लीक का है। पेपर लीक हुआ, इस वजह से कट ऑफ आई गई, इस वजह से जो रैंकिंग थी वो पूरा ऑर्डर गड़बड़ हुआ है। आप क्यों नहीं पेपर लीक के मामले की जांच करवा रहे हैं? एनटीए चाहे तो वो किसी को भी केस रेफर कर सकती है सरकार से बोलकर, चाहे तो सीबीआई या फिर दूसरे एजेंसीज को, लेकिन ऐसा अभी तक एनटीए ने माना ही नहीं है। जबकि इसको लेकर कई सारे केसेस भी अलग अलग स्टेट में हुए। बिहार में जिस तरह से 5 मई को एग्जाम हुए, 8 मई को वहां पर कुछ लोग पकड़े जाते हैं जिनके पास से नीट का पेपर मिलता है, वो भी जला हुआ। मतलब उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। जब उन आरोपियों से बातचीत होती है तो बताते हैं कि हमें एक रात पहले पेपर मिल गया था और रात भर बैठकर हमने वो जवाब रटे हैं, उसके बाद एग्जाम दिया है। तो इन सारी चीजों पर एनटीए क्यों नहीं जा रहा है? एनटीए क्यों ये इस पर जांच को भी तैयार नहीं हो रहा है? देखिए 2 बड़े पॉइंट है मनीष, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पेपर लीक का मामला, अगर ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम भी करा दिया जाता है तो क्या ये उन बच्चों के साथ जस्टिस होगा जिन्होंने मेहनत से पढ़ाई की है, या फिर वो बच्चे गलती से ज्यादा नंबर नहीं ले आएंगे जिन्होंने चीटिंग से पेपर दिया है? जिन्होंने चीटिंग की है वो नंबर ज्यादा ले आएंगे, इसकी संभावना तो बहुत कम है। लेकिन हाँ, 1563 नंबर बहुत छोटा है उसके सामने, जहां पर 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया हो। अगर इन 1563 बच्चों के मार्क्स में कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो समस्या जो है वो मूल रैंकिंग की है कि उस रैंकिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो कट ऑफ बहुत हाई गई है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो माना जाता है कि आप 620 से 650 के बीच नंबर लेकर आते हैं, स्कोर करते हैं, तो आपको एक सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, जो कि इस बार 620, 650 नंबर लाने वाले की जो रैंकिंग है वो 35,000 के ऊपर निकल गई है। मतलब उन्हें सरकारी कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो जो मूल मुद्दे हैं उनसे इस 1563 बच्चों के री एग्जाम
या उनके ग्रेस मार्क्स हटा देने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बार बार जो बच्चे एक और मनीष बड़ा सवाल ये है कि एक जो बात आप कह रहे हैं 1563 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग वैसे के वैसे ही जारी रहेगी, तो अगर 1563 बच्चे दोबारा पेपर भी दे देते हैं तो उनकी काउंसलिंग की प्रोसेस क्या होगी और बाकी बच्चों की काउंसलिंग की प्रोसेस पर तो इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। एनटीए ने ये ऑफर दिया था कि हम 23 जून को दोबारा एग्जाम करवा सकते हैं। 30 जून तक हम नतीजे घोषित कर देंगे। 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होनी है, मतलब पूरा टाइम मिलेगा। इससे काउंसलिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और काउंसलिंग को होल्ड करने को लेकर या कैंसिल करने को लेकर जो पहले भी याचिका है उस पर कोर्ट ने मना कर दिया कि चलिए मनीष लौटते हैं आपके पास। इन पूरी बातों में ना कहीं एनटीए की ही बातों में और जो उन्होंने कहा है उसमें विरोधाभास दिखाई देता है साफ तौर पर। अब इसी बीच आपको बता दें कि इस साल देखिए नीट के नतीजे आने के बाद ये परीक्षा सवालों के घेरे में आ गई। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इस बार नीट की परीक्षा में कई सवाल उठे। आज कोर्ट में ग्रेस मार्क्स के सवाल पर भी सुनवाई हुई है। देखिए हमने कई मुद्दे उठाए थे, जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियां की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया, एक कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। तो याचिकाकर्ता अलक पांडे का इस बात पर क्या कहना है, आइए ये भी सुन लेते हैं। एनटीए ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्जाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्जाम दे ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्जाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी 2 मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्जाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर। तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज है जो फेयर नहीं लग रही है। मेरिट पर भी इसका असर पड़ेगा, जिस तरह से 1563 हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। रैंकिंग पे पड़ेगा। रैंकिंग बिल्कुल री एग्जाम के बाद ही रैंकिंग डिसाइड होगी, क्योंकि काउंसलिंग ये कह रहे हैं कि 6 जुलाई से करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जब 23 जून वाला पेपर हो जाएगा जल्द से जल्द उसके रिजल्ट निकाल देंगे और उसके बाद फिर से सबकी रैंक शफल होगी, बनेगा। पर हमारा मुद्दा अभी भी ये कि बहुत से बच्चे अपने समय का नुकसान रिपोर्ट नहीं कर पाए। इसके साथ साथ जो पेपर लीक का केस था उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वो केस बिल्कुल खुला हुआ है, उसकी अगली सुनवाई होगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने पहली बार ये भी बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं बच्चों का एडमिशन हो गया, उसके बाद भी हमें गैप्स मिलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। तो उन्होंने कहा मान लेते काउंसलिंग होती है, बच्चों का एडमिशन हो गया, कल को हमें कोई मुद्दा मिलता है, भले ही पेपर लीक हो या कोई और डिस्पेंसी हो, तो हमारे पास सारी पावर है चीजों को वापस सही करने की। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मामले में आखिर हुआ क्या है, ये पूरा प्रकरण कैसे हुआ, एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि इस मामले में जुड़े हुए अपडेट्स क्या हैं। नीट में 1563 अभ्यर्थियों के ग्रेस मार्क्स हटा दिए गए। तो ग्रेस मार्क्स हटने से क्या क्या होगा वो समझिए जरा। एग्जाम में 1563 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए और इस मामले में कैसे कैसे आगे बढ़ता गया ये मामला वो लगातार आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले उनके लिए दोबारा से परीक्षा का ऑप्शन खुल गया है और ये ऑप्शन खुलने के साथ बच्चों पे ही डिपेंड करेगा कि वो दोबारा से एग्जाम देना चाहेंगे या नहीं। अगर परीक्षा नहीं देते तो बिना ग्रेस वाले मार्क्स ही माने जाएंगे और ग्रेस मार्क्स वालों के लिए 23 जून को दोबारा से परीक्षा होगी। 30 जून को नीट परीक्षा के रिजल्ट्स दोबारा आएंगे और ग्रेस मार्क्स हटने से रैंकिंग में काफी बड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बच्चों पे ही छोड़ दिया गया है कि वो परीक्षा देना चाहें या नहीं चाहें। जो मार्क्स हैं उसमें से ग्रेस मार्क्स हटाकर अपने ओरिजिनल मार्क्स रखना चाहें या नहीं चाहें। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने इसके ऊपर सारी जानकारी दी है। 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और ग्रेस वाले छात्रों के पास अब 2 विकल्प हैं और बिना ग्रेस वाले स्कोर से काउंसलिंग में वो जा सकते हैं।
अगर चाहें तो परीक्षा में बैठ सकते हैं और चाहें तो बिना ग्रेस वाले मार्क्स से आगे बढ़ सकते हैं। 23 जून को दोबारा से परीक्षा होने वाली है और इसके लिए अभी से वो तैयारी कर सकते हैं। 30 जून तक इसके नतीजे आ सकते हैं। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया का। मनीष, देखिए 2-3 चीजें हैं जिसको मैं भी समझना चाहती हूं। अगर मैं उस जगह पे होती तो एक तो ये कहा जा रहा है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, जो मेरिट से बाहर थे वो मेरिट में आ गए, जो मेरिट में थे उनके लिए कॉलेजेस में दाखिला लेना मुश्किल हो गया। अब कल हमने एक डिबेट शो चलाया था इस पूरे मुद्दे पर, हमारी सहयोगी बैठी हुई थी तमाम अभ्यर्थियों के साथ, तमाम स्टूडेंट्स के साथ, जहां पर उनका रोष साफ तौर पर देखा जा रहा था। उन्होंने कहा कि ये जो धांधलियां हुई है ना, ये जो अनियमितताएं हैं, ये हमारे फ्यूचर पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। हमने एग्जाम तो दिया पूरी तैयारी करके, अब ये हमें भरोसा नहीं है कि आगे भी अगर फ्यूचर में भी एग्जाम देते हैं तो हम पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंड कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे डाउट्स हैं उनके मन में। बिल्कुल ये डाउट्स हैं और डाउट्स होने भी चाहिए, और डाउट्स इसलिए भी बड़े हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जो ये बताती हैं कि नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ था। अब आप समझिए कि जो पेपर लीक होना है, बात कितनी दूर तक जाती है। पेपर लीक होने का मतलब ये है कि वो बच्चे जो एलिजिबल नहीं थे, नीट का एग्जाम देने के लायक भी नहीं थे, वो बैठे और उन्होंने उसे पास किया, और आगे जाकर वही बच्चे डॉक्टर बनेंगे, वही बच्चे हमारा आपका इलाज करेंगे। तो वो किस तरह की पढ़ाई करेंगे, किस तरह का इलाज करेंगे, तो पूरा एक बड़ी पिक्चर होती है, तो वो परेशान करने वाली होती है। दूसरा आप देखिए कि मेडिकल इंडस्ट्री में भारत मेडिकल टूरिज्म का एक बड़ा हब बनता जा रहा है, जहां पर देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर इलाज करवाने के लिए। कई सारे अस्पतालों में तो बकायदा जो बाहर के जो फॉरेनर टूरिस्ट हैं उनके लिए डेडिकेटेड वार्ड्स होते हैं, डेडिकेटेड फ्लोर होते हैं। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इंडिया में मानी जाती है। लेकिन जब इंडिया से ये खबरें बाहर जाती हैं कि यहाँ पर तो जैसे जिस डॉक्टर बनने के लिए जो एग्जाम होता है उसका पेपर लीक हो जाता है, तो ये इमेज एक भारत की ग्लोबल लेवल पर भी खराब करती है। इसलिए भी ये चिंता बहुत बड़ी है। और दूसरी, वो बच्चे जो सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट देने के लिए आए हैं, पहले अटेम्प्ट के बाद भी वो चाहते तो कॉलेज ले सकते थे, लेकिन उनको प्राइवेट कॉलेज मिलता, उनके घर वालों को, उनके पेरेंट्स को उसके लिए कम से कम 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते। लेकिन वो बार बार अटेम्प्ट करते रहे उस स्कोर के लिए जिस स्कोर में उनकी रैंकिंग 8,000 10,000 के भीतर आए, उन्हें एक सरकारी कॉलेज मिल जाए या फिर एम्स मिल जाए, जहां पर साल भर की फीस 10,000 से 12,000 रुपए के बीच होती है, जो कि उनके पेरेंट्स कहना कहीं अफोर्ड कर सकते हैं। मामला अफोर्डेबिलिटी का भी है कि जो बच्चे बार बार ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, सोचिए उन्होंने 12th के बाद वो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वो इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनका सपना ही है डॉक्टर बनना। और जो जिसने दूसरी बार अटेम्प्ट किया था उसके नंबर 620 के स्कोर पर, उसकी रैंक जो है 12,000 15,000 थी, तो इस बार 630 के स्कोर पर उसकी रैंक 30,000 के पार पहुंच गई है। ये तो वो उम्मीद नहीं कर रहे थे। तो ना सिर्फ तमाम सारी उम्मीदें टूट रहे हैं, सपने टूट रहे हैं, बल्कि जो एक बड़ी पिक्चर है कि जिस तरह से ग्लोबल लेवल पर भारत की पहचान बनी है मेडिकल टूरिज्म के लिहाज से, वो भी कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट होगी। अगर लेकिन मनीष देखिए, जांच कमेटी का जो गठन हुआ है, जो जांच कमेटी है, वो जांच में किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, और क्या कोई एक लिमिट है, कोई डेडलाइन है कि जांच का जो है रिजल्ट आना चाहिए, क्या आगे हुआ प्रोग्रेस बताई जानी चाहिए? देखिए, जांच कमेटी की जो बात कही गई है वो कल जब 9 पन्ने की रिलीज जारी की थी एनटीए ने, तो उसी में से ये एक पॉइंट था कि हमने एक 3 लोगों की जांच कमेटी बनाई है जी। अब ये जांच कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी उसकी डेडलाइन को लेकर कोई जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन बड़ी बात यह है, अगर आरोप ये है कि पेपर लीक हुआ है, तो पेपर लीक की जांच एनटीए की बनाई गई कमेटी तो नहीं कर सकती ना। उसके लिए आपको नेशनल एजेंसीज का सहारा लेना पड़ेगा, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, और उन तक अभी तक बात पहुंची नहीं है। पुलिस में जो एफआईआर हुई थी, जो कि बिहार का एक सेपरेट केस है जहां पर गिरफ्तारी हुई थी, वो जांच अभी तक चल रही है। लेकिन आपको चाहिए कि एक सेंट्रलाइज जांच हो जो ऐसे सभी। तो मनीष, इस पूरे मामले पर सरकार का क्या स्टैंड है? धर्मेंद्र प्रधान का बयान भी इसको लेकर सामने आया है। सरकार इस पूरे मामले को क्या कह रही है लेकर, क्योंकि पेपर लीक के मामले को तो पूरी तरीके से डिनाई किया जा रहा है, सिर्फ ग्रेस मार्क्स पर फोकस किया गया है।
देखिए, सरकार अब याचिकाओं के हिसाब से आगे बढ़ रही है। ये एक याचिका थी ग्रेस मार्क्स को लेकर, जिसमें आज सुनवाई हो गई, लेकिन बाकी जितनी भी याचिकाएं हैं उनकी सुनवाई 8 जुलाई से शुरू होगी। तो उन याचिकाओं पर सुनवाई के साथ साथ जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, मुझे लगता है कि सरकार भी उसी हिसाब से रिएक्ट करेगी। अभी कम से कम सरकार की तरफ से कोई जांच करा रहे हैं ऐसा कोई बात नहीं कही गई है, और ना ही कोई राहत देने वाली बात कही गई है। अभी तक जो सारी सिचुएशन डिपेंड कर रही है वो एनटीए के बयानों के इर्द गिर्द घूम रही है, और एनटीए इस पूरे मसले को कहीं ना कहीं 24 लाख बच्चों में से 1563 बच्चों के आसपास घुमाना चाहता है, जो कि न्याय नहीं करता है सभी 24 लाख बच्चों के साथ। जी, तो मनीष, आपके पास हम लौटते हैं, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की दोबारा परीक्षा लेने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जो छात्रों को परेशान कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है वो। मेरे साथ नीट स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम दिए हैं। बड़ा सवाल एक आ रहा है, आप लोगों ने चूंकि एग्जाम फेस किया, आप बता सकते हैं कि क्या कई सवाल ऐसे थे जिनके 2 जवाब सही थे तो उसको अटेम्प्ट नहीं किया लोगों ने, उसका क्या होगा? जी, ऐसा एक सवाल था फिजिक्स में जिसके 2 आंसर हमें दिए गए थे, तो जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उनको 4 नंबर मिले, जिन्होंने अटेम्प्ट कर दिया उन्हें 5 नंबर मिले, बिकॉज उनका शायद गलत हो गया था, उसका 1 और 4 दोनों आंसर था। जी, तो इसमें अब ऐसे, और आप लोगों को लगता है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ कहाँ हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए ताकि आगे आप जैसे स्टूडेंट, आपके जूनियर्स प्रभावित नहीं हो, उन पर असर ना पड़े? जी, गड़बड़ ये हुई है कि एनटीए जिस दिशा में जा रहा था वही दिशा चलती जा रही है। उन्होंने 1563 का नंबर दिया कि हाँ इतने बच्चे को ग्रेस दिया है, और उन्होंने लीक का बिल्कुल मामला ही छुपा दिया। और सुप्रीम कोर्ट भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो उन्होंने सिर्फ 1563 बच्चों पे ही हमारा कानून वो दिया जजमेंट की उनका री एग्जाम होगा, और बाकी बच्चों को नहीं दिया। बट आप डेटा देखिए ना, पिछले साल का डेटा देखिए, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है। 650 से 720 तक जब 7000 बच्चे होते थे, इस बार वो 30,000 बच्चे हैं। 5 टाइम्स नहीं होता है इन्फ्लेशन। वही अगर आप देखें 660 से 620 में पहले 10,000 बच्चे होते थे, इस बार वो 25,000 हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन है, बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं और अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो पूरा ऑल ओवर होना चाहिए था। सिर्फ 650 अबव जिनका सिलेक्शन हो रहा है उसी में ज्यादा बच्चे क्यों हैं? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं, हो रहे हैं, ज्यादा रैंक ला रहे हैं, लेकिन ज्यादा सीटें नहीं है मेडिकल कॉलेजेस में, ताकि उन सारे लोगों को, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो छंट कर आए हैं, उनको सीट दी जा सके, उन्हें दाखिला दिया जा सके। तो देखा आपने कि एनटीए ने जो डिसीजंस लिए हैं उसके ऊपर बच्चे कई सवाल उठा रहे हैं। हाँ, हम अपने संवाददाता संजय शर्मा से भी बात करेंगे और इस पर और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वो जुड़ भी गए हैं। संजय जी, देखिए, अगर एग्जाम दोबारा से होता है और रिजल्ट आता है तो इससे रैंकिंग पर बहुत असर पड़ेगा, ओवरऑल रैंकिंग पर। तो इस तरह से एनटीए इसको कैसे सुलझाएगा? इसे कहते हैं छोटे तीर से बड़ा शिकार करना। 1563 बच्चे हैं, लेकिन उनका अगर री एग्जाम होता है, उनमें से भी कितने लोग री एग्जाम के लिए आगे आते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। और जितने लोग री एग्जाम के लिए आते हैं वो सिर्फ इसलिए आएंगे कि उनका रैंक थोड़ा सा सुधर जाए। अगर रैंक नहीं सुधरता है तो क्या वो पुराने रिजल्ट को ऑप्ट कर पाएंगे या उन्हें नए रिजल्ट के साथ रहना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जितने सवालों के जवाब एनटीए देने की कोशिश कर रहा है, उनसे बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, और कई सवाल तो तब आएंगे जब 7 हाई कोर्ट की याचिका सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट उस पर एक साथ सुनवाई करेगा। उन याचिकाओं में क्या क्या सवाल उठाए गए हैं, उन सारे सवालों के जवाब भी एनटीए को देना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी तो स्थिति यह है कि एनटीए ने एक्सीडेंट विक्टिम का प्राथमिक उपचार कर दिया है, मरहम पट्टी लगा दी है और उसे रेफर कर दिया है कि अब दूसरे हॉस्पिटल में उसका इलाज कर दिया जाए। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ मरहम पट्टी है, फर्स्ट एड है, वो दिया गया है, जीवन रक्षक उपाय, जिससे अपनी खाल भी बच जाए और दूसरे का जो होना है वो हो जाए। तो फिलहाल तो एनटीए अपनी खाल बचाने में लगा है। उन्होंने पहली सुनवाई में हाथ खड़े कर दिए हैं, हैंड्स अप, कि अब हमारी तरफ से कुछ नहीं। हमने ये सारी मांगे मान ली हैं, लेकिन आगे बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिन पर उनको देखना होगा। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे आश्चर्य की बात शिक्षा मंत्री का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है कि देश के आगे वो जांच रिपोर्ट भी रखेंगे जिस टीम ने ये जांच की है और जांच करके रिपोर्ट दी है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय कानून व्यवस्था ये मानती है कि जब तक कोई सक्षम कोर्ट ये निर्णय ना दे दे कि आदमी दोषी है, तब तक वो निरपराध रहता है। लेकिन जब कोई व्यवस्था पर सवाल उठ जाते हैं, जब तक कोई सक्षम एजेंसी ये ना बताए कि अपराध हुआ है या नहीं, तब तक उसे
क्या माना जाए, उसे अपराधी मानते हैं क्योंकि निरपराध घोषित करने के लिए तो कोई जांच रिपोर्ट जरूरी है। तो अब पूरा देश शिक्षा मंत्री की ओर ये उम्मीद लगाए बैठा है कि वो उस जांच एजेंसी का नाम बताएंगे और वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे जिन्होंने एनटीए को क्लीन चिट दी है कि कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। फिलहाल अभी बहुत सारे उन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। संजय सर, एक दो चीजें जो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे वो ये, जिन्होंने अटेम्प्ट किया उसको नंबर मिले और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया उसके नंबर कटे, उस पर क्या होगा ये भी देखने वाली बात है। इसके साथ ही 8 जुलाई को जब सुनवाई होगी तब ये भी सामने आएगा कि क्या इस पूरे प्रकरण की जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार है या एनटीए ने इस जिम्मेदारी किस पर डाली है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आएंगे और बहुत सारे जवाब ऐसे होंगे जो एनटीए के लिए ऐसी गले की हड्डी बन जाएंगे जो न उगलते बने न निगलते बने। चलिए मनीष के पास चलते हैं। मनीष, मैं ना इसी बीच जब गुंजन ने आपसे सवाल लिया, आदित्य ने सवाल लिया, तो मैं ना कुछ प्रतिक्रियाएं पढ़ रही हूँ। ट्विटर पे ये चीज ना लगातार ट्रेंड कर रही है। अब इसमें कुछ बच्चों का मेंटल ट्रॉमा देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एक तो हमने मेहनत की है ना, उसके बाद जो ग्रेस मार्क्स दिए गए, परीक्षा के दौरान जो मेहनत हुई वो भी वेस्ट हुई, हमें ग्रेस मार्क्स मिले हैं और ग्रेस मार्क्स मिलने का जो तरीका है उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि प्रोसेस हुआ कैसे है, उसको वो समझना चाहते हैं। तो देखिए बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि छात्रों की पूरी मेहनत पर इन्होंने पानी फेर दिया। अब उस पर तो कोई सफाई साफ तौर पर दे नहीं रहा है। एजुकेशन सिस्टम पर साफ तौर सी बात है कि बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एजुकेशनल मिनिस्टर के बारे में जैसे संजय जी बता रहे हैं कि उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, वो भी अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। वो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है किसी भी एंगल से किसी भी छात्र को। जी बिल्कुल, वो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है, वो एक जजमेंट दे रहा है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मतलब ये कि सरकार अभी फिलहाल किसी जांच की तरफ नहीं जा रही है। आपने बात की कि बच्चे परेशान हैं कि जिस तरह से ग्रेस मार्क्स दिए गए, बिल्कुल ग्रेस मार्क्स जिस तरह से दिए गए उसके फॉर्मूला पर सवाल था। फॉर्मूला वो कैलकुलेशन एनटीए से पूछा जा रहा था कि भाई वो क्या कैलकुलेशन है जिसके हिसाब से आपने ग्रेस मार्क्स दे दिए। तो कहीं ना कहीं ग्रेस मार्क्स की पूरी प्रक्रिया पर सवाल था। उसी पर आज याचिका थी, याचिका की सुनवाई थी जिसपे कि निकलता है ग्रेस मार्क्स वापस लिए जा रहे हैं। बच्चे, ना सिर्फ बच्चे बल्कि उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, अगर किसी को अब ये पता होता है कि वो एक ऐसे कॉलेज में जाएगा जहां की फीस 50 लाख 1 करोड़ होगी, तो उसके पेरेंट्स भी काफी पहले से उसी रकम की तैयारी करते हैं। लेकिन जब बच्चा अपने पेरेंट्स को एश्योर करता है कि नहीं, मैं गवर्नमेंट कॉलेज के हिसाब से रैंक लेकर आऊंगा, आपको उतने पैसे का इंतजाम नहीं करना है, तो पेरेंट्स भी फिर उसी हिसाब से काम करते हैं। अब सिचुएशन ऐसी है कि रैंक तो आ गई है गवर्नमेंट कॉलेज वाली, लेकिन नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज क्योंकि जो कट ऑफ था वो बहुत ज्यादा हाई गया है। ऐसे में ना सिर्फ बच्चे बल्कि पेरेंट्स भी एक कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा में हैं और बच्चों के साथ लगातार वो यहाँ से वहां भाग रहे हैं। कोई हल उनको मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी बिल्कुल मनीष, देखिए बात यहाँ पर सिर्फ मार्क्स की नहीं है, बात मेंटल प्रेशर की है, बात उस प्रिपरेशन की है जो सालों साल बच्चे करते हैं, बात उस मनोबल की है जो इस पूरे इंसिडेंट के बाद पूरी तरीके से टूट चुका होगा। मनीषा हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा के साथ मुझे प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स भी नजर आ रहे हैं। मनीषा, मैं सीधे चाहूंगी आप उन बच्चों से बात करें कि इस फैसले के बाद उनका क्या कहना है। यहाँ पे जंतर मंतर पे छात्रों को, सभी छात्रों को इकट्ठा होना था, लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी। इस कारण ये लोग बाहर खड़े, आधे लोग पुलिस स्टेशन गए ताकि ये अपनी बात मनवा सके। और यहाँ पे जो धरना, जो सत्याग्रह ये लोगों का चालू था, कल से जो आंदोलन इनका लगातार जारी था, वो फिलहाल बंद है। लेकिन यहाँ पे अभी भी फिलहाल भीड़ है। जो फैसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, जो ग्रेस मार्क्स जिन बच्चों को मिला था उनके एग्जाम वापस करवाए जाएंगे, इस पर आपका क्या है? मैडम, इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, क्योंकि जो घपला हुआ है वो लगभग 1 लाख बच्चों का है। आप बात कर रहे हैं 650 नंबर वालों की, 650 से 50,000 का जो कट ऑफ जारी, 50,000 से ऊपर जारी है। अब आप ये बताइए कि अगर आप थोड़ा सा नीचे आए तो कम से कम 1 से 1.5 लाख बच्चों का घपला है। इसके बारे में एनटीए क्या बोला? कोई उसने डिसीजन नहीं दिया है, कुछ नहीं कहा है। केवल ये बोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है हम 1500 कुछ बच्चों का जो है रीनीट करा लेते हैं। लेकिन इशू ये है ही नहीं। मेन इशू है पेपर लीक का, मेन इशू है कट ऑफ का, कि इतनी हाई कट ऑफ कैसे जा सकती है। यहाँ तक कि हरदयाल की जो प्रिंसिपल है उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ कोई टाइम लेस नहीं हुआ है,
विद प्रूफ किया कि उन्होंने बोला है कि एनटीए के भी सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे हमारे यहाँ और हमारे भी। एनटीए ने ये बात कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, ये पहले अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्यों नहीं दिया? जब बच्चे के मार्क्स फंस गए, जब उन्होंने बताया हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, और एनटीए कोई बॉडी एनटीए की तरफ से बताया गया है कि क्यों दिए गए, बट ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। क्या उनने मार्क्स देने से पहले सुप्रीम कोर्ट से पूछा? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछा? बिना मिनिस्ट्री अप्रूवल के? और आप मुझे बताइए, 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, उन 1500 बच्चों को क्या आपने सीसीटीवी, वो कह रहे हैं हमने सीसीटीवी कैमरे में उन्हें मॉनिटर किया, वो लेट टाइम हुआ। मैम, ये पूरा एनटीए ने ब्लफ किया हुआ है। अंदर ओएमआर शीट, नीरज भाई ओएमआर बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ओएमआर शीट होती है जो बच्चा भरता है। बच्चों को ये बोला जाता है, जो दलाल होते हैं, जो दलाली करते हैं, कि आप जो है इसको खाली छोड़ के आइए, और अंदर इंटरनली एनटीए के ऑफिशियल्स इसको भरते हैं। और ये बड़ा आरोप ये जो वहां पर प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो लगा रहे हैं। ठीक है मनीषा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीषा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत और जापान दोस्ती का नया अध्याय लिख रहे हैं। जापान के योकोसुका में दोनों देशों की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास चल रहा है और यह अभ्यास बारी बारी से दोनों देशों में होता है और इस बार जापान की बारी है। तो योकोसुका नेवल बेस के पास प्रशांत महासागर के इलाके में इस बार यह अभ्यास चल रहा है। इसका मकसद एक तरफ दोनों देशों की नौसेनाओं के आपसी तालमेल को बढ़ावा देना है, तो साथ ही साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करना भी इसका खास उद्देश्य है। देखिए रिपोर्ट। प्रशांत महासागर में इन दिनों समुद्री रणकौशल का शानदार प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ भारत और जापान के जंगी जहाज हुंकार भर रहे हैं। ये मौका भारत जापान के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 का है। भारत और जापान की नौसेनाएं इस अभ्यास में अपनी युद्ध क्षमताओं की जोरदार नुमाइश कर रही हैं। जिमेक्स 24 भारत जापान के संयुक्त अभ्यास का 8वां संस्करण है। भारत की ओर से स्वदेशी युद्धपोत INS शिवालिक इसमें भाग ले रहा है, वहीं जापान की ओर से उसका जंगी जहाज डिस्ट्रॉयर JS युगिरी इस अभ्यास में शामिल है। दोनों नौसेनाओं के इंटीग्रल हेलीकॉप्टर भी संयुक्त अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। भारत जापान के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स का आयोजन 2012 से हो रहा है। इस बार ये युद्धाभ्यास जापान में योकोसुका नेवल बेस के नजदीक हो रहा है। इसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ये अभ्यास 2 चरणों में हो रहा है। इसके हार्बर फेज में दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ावा दिया जाएगा, तो वहीं मैरीटाइम फेज यानी समुद्री चरण में दोनों नौसेनाओं को अपने युद्ध कौशल को निखारने का मौका मिलेगा। जिमेक्स 24 में भाग लेने के लिए जापान के योकोसुका पहुंचने पर भारतीय जहाज INS शिवालिक और भारतीय नौसेना के प्रतिनिधियों का शानदार स्वागत किया गया। जापानी नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल ITO हिरोशी और जापान में भारत के राजदूत CB जॉर्ज इस मौके पर मौजूद थे। अब आपको बता दें, जिमेक्स 24 में भाग ले रहे भारत और जापान के जंगी जहाज कितने ताकतवर और कितने खास हैं, इनकी खूबियां क्या हैं। भारत के जहाज INS शिवालिक की क्षमता बेहतरीन है, तो जिमेक्स 24 में शामिल जापान का जहाज भी कम दमदार नहीं है। देखिए इनकी खूबियां क्या क्या हैं। भारत का जहाज INS शिवालिक स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट है, तो जापान का जंगी जहाज JS युगिरी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। INS शिवालिक आधुनिकतम तकनीक से लैस है। JS युगिरी जापानी नौसेना का असागरी श्रेणी का डिस्ट्रॉयर जहाज है। INS शिवालिक ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से लैस है। JS युगिरी पर 2 MK-141 गाइडेड मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम लगे हैं। INS शिवालिक काफी तेज रफ्तार से चलता है। ये जहाज दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकता है। JS युगिरी जहाज को पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। INS शिवालिक 143 मीटर लंबा है। ये एक साथ 250 नौसैनिकों को भी ले जाने में सक्षम है। जापानी जहाज की लंबाई 130 मीटर है। इस पर एक साथ 220 सैनिक सवार हो सकते हैं। सालाना नौसैनिक अभ्यास जिमेक्स का लक्ष्य यही है कि भारत और जापान दोनों देशों की नौसेनाएं न केवल आपस में अपने अपने रण कौशल के गुर साझा कर सकें, बल्कि प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए एक दूसरे के तौर तरीकों से भी परिचित हो सकें। भारत और जापान मित्र देश हैं। दोनों आर्थिक, सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सहित तमाम मामलों में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं।
ऐसे में माना जा रहा है कि इस अभ्यास से भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच बहुआयामी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, किसी भी आपदा में आम लोगों के लिए देवदूत बनने वाले एनडीआरएफ के जवानों ने दिल्ली में अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया। डिजास्टर रिलीफ की सालाना कॉन्फ्रेंस में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ फायर सर्विस के जवान भी यहां पर शामिल हुए। कुदरत बेरहम हो जाए या कोई हादसा चुनौती दे, डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स के ये जवान हर वक्त मिशन जिंदगी के लिए तैयार रहते हैं। किसी भी आपदा के वक्त एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और फायर सर्विस के ये जवान मिलकर काम करते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालात से लोगों को बाहर निकाल लेते हैं। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवानों ने दिल्ली में हुए एनुअल कॉन्फ्रेंस में अपने इसी हुनर की एक झलक पेश की। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया और एनडीआरएफ और दूसरे डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तारीफ की। We have been kept on our toes throughout the last year, be it the Balasore train accident, Delhi floods, Himachal and Sikkim flash floods, cyclone Biparjoy and Maichung, Chennai floods, or the Silkiara tunnel rescue. We have been repeatedly challenged and tested. These incidents have given us very valuable lessons. Over the last decade, our country has made major progress in the area of disaster risk management. The issues of disaster risk management have become an integral part of our national development discourse. इस कॉन्फ्रेंस में एनडीआरएफ के जवानों ने उन औजारों और मशीनों की प्रदर्शनी भी लगाई जो आपदा के समय लोगों की जान बचाने में काम आती है। फैमिली आप कैरी कर सकते हो। ये मिनिएचर है, छोटा रूप है। इनको ऐसे जो हमने दिखाया कि बना सकते हैं, ऐसे करके बड़े रूप में इनको बनाया जा सकता है। बना के आप इसको पूरी फैमिली इवेक्यूएट करते हैं। इसके बाद ये हमारा एक तरह बोट की तरह बम्बू ये राफ्ट है। ये तेज़ी से चलेगा पानी में और पूरी फैमिली इस पर इवेक्यूएट हो जाएगी आसानी के साथ में। नॉर्मली ये नॉर्थ ईस्ट में इस्तेमाल किया जाता है, तो बम्बू जो है ना नॉर्थ ईस्ट में इस्तेमाल होता है। तो ये बना कर रखते हैं। बैरल राफ्ट है, इसमें कोई भी प्लास्टिक की बैरल आप यूज़ कर सकते हो या टीन की, लोहे की बैरल इस्तेमाल करके, खाली बैरल दोनों तरफ से उसको बंद करके और बड़ा राफ्ट बना के अपने घर में रख सकते हैं जहाँ हर साल फ्लड आती है। बोरवेल में जैसे बच्चे गिरते रहते हैं, तो मैंने उसको देखते हुए हमने एक रोबोट बनाया जो कि बोरवेल में से बच्चे को आसानी से निकाल सकता है। यही नहीं कि सिर्फ बोरवेल में, हम इसे टनल कोलैप्स, माइन कोलैप्स वगैरह सिचुएशन में भी इस टाइप के रोबोट का यूज़ कर सकते हैं। और अभी तक जो हो रहे थे वो मैनुअली हो रहे थे, मैंने इसके अंदर ऑटोमेशन लगाया है। और इसके अंदर एक छोटा सा एआई है जो बच्चे को पैरामीटर चेक करेगा, जैसे हार्ट बीट हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ऑक्सीजन भी ये देगा। अगर बच्चा बेहोश होगा उसे उसको पानी देके जगाने का भी काम करेगा। हर एक चीज़ का हमने पैरामीटर चेक करते हुए इस रोबोट को तैयार किया हुआ है। भारत जैसे विशाल देश में हर इलाके की चुनौतियां अलग अलग होती हैं। पहाड़ों में कभी भूस्खलन हो जाते हैं तो कभी निर्माणाधीन टनल धंस जाती है। मैदानी और समंदर के पास वाले इलाके अक्सर बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे हालात में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मुसीबत में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आते हैं। इन जवानों ने साबित कर दिया है कि अगर हौसले बुलंद हों तो किसी भी मुसीबत से बाहर निकला जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। पुरी पहुंचने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं को अब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी के दर्शन में बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि पुरी के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर के चारों दरवाजे आज से भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। इसके बाद से मंदिर में दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है।
दरअसल कोरोना काल के बाद जब जगन्नाथ मंदिर में दर्शन शुरू हुए थे तो मंदिर का केवल एक ही दरवाजा खोला गया था। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाकी तीनों दरवाजे बंद रखे गए थे। एक ही दरवाजे से भक्तों का प्रवेश होता था और उसी से लोग दर्शन करके बाहर आते थे। इसके कारण भक्तों को दर्शन के लिए काफी इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब मंदिर के चारों दरवाजे खोल दिए गए हैं तो लोगों को दर्शन में बेहद आसानी होगी। आज सुबह चारों दरवाजे खोले जाने के अवसर पर ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन मांझी पूरे मंत्रिमंडल के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। मांझी सरकार की कैबिनेट ने इस सिलसिले में प्रस्ताव भी पास किया था। पुरी से लोकसभा के लिए चुने गए बीजेपी नेता संबित पात्रा भी इस मौके पे पूजा करने मंदिर पहुंचे थे। तो आइए आगे समझते हैं कि किस तरह से ये चारों द्वार खुलने से लोगों को सुविधा होगी। जगन्नाथपुरी मंदिर में 4 दरवाजे हैं और इनके नाम सिंह द्वार, अश्व द्वार, व्याघ्र द्वार और हस्ती द्वार है। कोरोना के बाद केवल सिंह द्वार को खोला गया था, अब चारों दरवाजे खोल दिए गए हैं। इससे पहले इसी साल 17 जनवरी को जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया गया था। मंदिर के चारों ओर 2 किलोमीटर के श्री मंदिर परिक्रमा पथ का निर्माण किया गया है ताकि लोगों को दर्शनों में सुविधा हो सके।